Today I am going to start with the next video that is called equilibrium. इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले के दो वीडियोस जो मैंने बनाए हैं फोर्स और कपल, उन दोनों को ज़रूर देखिए। उसके जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। ओके, अब हम अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो जैसा कि नाम अपने में ही इसकी डेफिनेशन बता रहा है, मतलब ये क्या बता रहा है, सपोज करिए अगर ये कोई बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर दो बच्चे खड़े हैं और ये दो बच्चे इसको इस तरफ खींच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉक्स इस तरफ खींच जाएगा। लेकिन अगर उतनी ही ताकत से दो बच्चे यहाँ पर इस बॉक्स को खींच रहे हैं, दोनों की ताकत और इन दोनों की ताकत सेम है, तो क्या ये बॉक्स अपनी जगह से हिलेगा? तो आपका आंसर है नहीं मैम, ये तो नहीं हिलेगा। तो इसी को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। मतलब अगर एक बॉडी में कई सारे सेवरल फोर्सेस एक साथ लगे तो कुल मिलाकर के वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या हो गई कि व्हेन इट्स पोजीशन। क्लियर? अब देखिए, इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो बेसिकली आपके बुक में दो टाइप की इक्विलिब्रियम मेंशन है। एक हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा जो इक्विलिब्रियम आपके में मेंशन है वो है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तो उस कंडीशन में ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम है कि अगर सेवरल फोर्सेस एक बॉडी पर लगें और फिर भी वो बॉडी अपनी जगह से ना हिले तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। ओके, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। क्या मतलब होता है? रेस्ट। ओके, तो इसका मतलब हुआ स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब when several forces act on the body such that the body remain in the state of rest is called static equilibrium। जैसे एक टेबल है, ठीक है, और उस टेबल के ऊपर एक हमने बुक रखी, किताब है। ये किताब नीचे नहीं गिर रही है। क्यों नहीं गिर रही है? क्योंकि इस किताब के नीचे जो फोर्स लग रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको कौन बैलेंस कर रहा है? इस टेबल का ऊपर लगने वाला रिएक्शनरी फोर्स। अगर टेबल का रिएक्शनरी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो ये जो बुक है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें डायनेमिक इक्विलिब्रियम की, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? when several forces act on the body such that the body remain in a constant velocity situation। मतलब क्या हुआ? अगर कोई प्लेन है, ठीक है, प्लेन अब उतना अच्छा तो मैं नहीं बना सकती, पर अगर कोई प्लेन है वो उड़ रहा है, ठीक, और उस पर कोई भी ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है जो उसकी वेलोसिटी चेंज कर सके। मतलब अगर प्लेन आपका v वेलोसिटी के साथ उड़ रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहे, वो हो गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब हवा का प्रेशर, ग्रेविटेशनल फोर्स सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, जिससे ये प्लेन अपनी ही वेलोसिटी के साथ मूव करता जा रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें रेन ड्रॉप की, ठीक है, जो बारिश होती है उसमें से एक रेन ड्रॉप की बात करें, तो अगर ये रेन ड्रॉप v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, नीचे लगातार आ रही है, उस कंडीशन में जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है अगर उसको बैलेंस कर रहा है, कौन बैलेंस करेगा? एक तो एयर का जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो हवा जिस नीचे आती है ना, तो हवा ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, एयर। दूसरा होता है बॉयंट फोर्स। ये दोनों अगर इक्वल हैं और किसको बैलेंस कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो ये जो पानी की ड्रॉप है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आती रहेगी। इसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आई होप सो इतने एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कितने भी फोर्सेस लगा दो लेकिन वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर चल रही है तो अपनी ही वेलोसिटी के साथ चलती रहेगी। अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम में सबसे पहला जो कंडीशन हमारी आती है वो ये आती है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, इसका जो आंसर है रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस वो जीरो होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने बताया कि अगर कोई ब्लॉक है आपका और उस पर कितने भी फोर्स लग रहे हैं हर तरफ से, इनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बाहर की तरफ लगेगा तो इनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो होना चाहिए, यही ऊपर लिखा गया है। तो यही तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ फोर्सेस
अबाउट पिविटेड पॉइंट इज इक्वल टू 0। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट का एक प्रिंसिपल भी बना दिया इन्होंने। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। यही पॉइंट है। अब ये पॉइंट को कायदे से समझ लो। ये पॉइंट क्या कहता है, अगर सी सॉ है और सी सॉ में सपोज करो ये हो गया तुम्हारा पिवटेड पॉइंट, ठीक। एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक मान लो यहाँ बैठा है, एक ये बैठा है। इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, 3 मान ले, ये 4 मान ले। 1 की वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स जो लग रहा है इसको m1 मान ले, इसको m2, m3 और m4। अब ध्यान दो, m1 और m2 ये जो सी सॉ है इसको किस डायरेक्शन में घुमाना चाहेंगे, क्लॉकवाइज, और m3 और m4 इसको घुमाना चाहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, हमने साइन कन्वेंशन पढ़ रखा है। क्या कहता है कि m3 और m4 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए इसका साइन होगा पॉजिटिव। m1 m2 क्योंकि क्लॉकवाइज है तो इसका साइन होगा माइनस, नेगेटिव। अब ये क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ फोर्सेस, मतलब जितने भी मोमेंट ऑफ फोर्सेस हैं सबको ऐड कर दो। ठीक, तो कैसे ऐड करोगे, m4 प्लस m3 माइनस m1 माइनस m2, आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। कायदे से मैथ्स लगा दो तो हो जाएगा m4 प्लस m3, उधर भेजोगे तो हो जाएगा m1 प्लस m2। और इसी को अगर लिखने पर आएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, m4 प्लस m3 का मतलब क्या हुआ, इसको लिखा जाता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। और इसको क्या लिखोगे, क्या है ये, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो ये जो आपका बना है, ध्यान से देखो, m1 और m2 क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है क्योंकि हमने ऐड किया, इसलिए हो गया सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। और m4 m3 क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और कहां से आया है, ये कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम का सेकेंड पॉइंट है। और इसी को अगर कायदे से लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो भाई ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल में ये जरूर पूछा जाता है। इसको कायदे से देख लो और इसको दिमाग में बैठा लो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर है तो वो किसके इक्वल होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के होगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो चलिए अब हम कंटिन्यूएशन में आते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। आपने क्या किया, 1 मीटर का स्केल लिया, ठीक है, ये 1 मीटर का स्केल मान लीजिए, और इसको आपने एक दीवार से किसी सपोर्ट से इसको टांग दिया, लटका दिया स्केल को। किस पॉइंट पर लटकाया, बिल्कुल बीच में, मिडिल पॉइंट, मतलब 50 सेंटीमीटर पर इसको लटका दिया। अब कोई भी पॉइंट ले लीजिए जिस पर आपने एक कोई वेट लटकाया है। क्योंकि ये पिवटेड पॉइंट है इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी L1 हम मान लें क्योंकि वही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और मान लें कि ये जो वेट आपने लटकाया है इसका मास m1 है, ठीक। अब मास m1 है तो बताइए कि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसका वेट होगा वो कितना होगा। हमें पता है कि जो वेट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला लगाएंगे तो m1g हो जाएगा और वही आपका वेट ऑफ द बॉडी होगा। तो फोर्स को हम इस तरीके से W1 भी लिख सकते हैं। तो W1 क्या हो गया, इस बॉडी का वेट या फिर जिस फोर्स से इसको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। अगर इसको एलैबोरेट करोगे तो बेसिकली ये m1 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, अब आपने कोई ऐसी अननोन लेंथ ले ली, वो उसका लेंथ कितना हो जाएगा L2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर आपने दूसरा वेट लटका रखा है, बराबर रखें, तो दूसरा वेट आपने लटका रखा है m2, इसका वजन कितना हो गया W2। मैंने बताया कि वेट ऑफ द बॉडी ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक। अब अगर मोमेंट ऑफ फोर्स लें, किसका मोमेंट ऑफ फोर्स लें, 1 का, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की जगह हम W1 ले सकते हैं क्योंकि अभी हमने देखा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L1, ठीक। अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स लें किसका, 2 का, मतलब इसका, तो ये क्या हो जाएगा, W2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L2। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कुछ याद करिए और देखिए क्या उसमें बोला गया था कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक, इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये वाला जो वजन है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा।
तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर किया जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अभी मैंने शॉर्ट में लिखा है, पर एग्जाम में आप फुल लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ओके, तो किसको इक्वल कर देंगे, W1 L1 इज इक्वल्स टू W2 L2। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, और अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाता है, एंड दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वे टू सॉल्व इट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।